चैप्टर 15 देख रहे हैं, वेव्स। For the wave on a string described in exercise 15.11, do all the points on the string oscillate with the same frequency, phase, amplitude? Explain your answer. What is the amplitude of a point which is 0.375 meter away from one end? इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन था, अगर आपको याद हो तो इसका आंसर है यस यस नो, यानी कि एक्सेप्ट द नोड्स, एक्सेप्ट द नोड्स। इसका उत्तर ये है। कैसे आया इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जितने पॉइंट्स हैं वो अगर ऑसिलेट करें सेम फ्रीक्वेंसी से, कहाँ नहीं करेंगे। अगर मैं इस तरीके से ये बनाऊं, वेव बनाऊं, तो यहां पर नोड होता है या एंटी नोड है। यहाँ नोड है, यहाँ एंटी, ये सारे पॉइंट नोड हैं, बाकी ये एंटी नोड्स हैं। तो नोड पे जो फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर ये कहें कि जो भी इसका मूवमेंट होता है, वो आपका जीरो है, यानी कि सारे पॉइंट्स ऑसिलेट कर रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी से। यहाँ पर कहाँ पर नहीं हो रहा है, जीरो फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ इस जगह पे। तो इसीलिए इसका उत्तर है जो पहला आपने यहाँ देखा कि हाँ, फ्रीक्वेंसी ठीक है, फेज ठीक है, लेकिन जहाँ की बात करें तो यहाँ पर इस जगह पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होती है, एम्पलीट्यूड आपका सबसे कम होता है। तो इसलिए इसका आंसर है पहले वाले का, ये का इसका यस, केवल नोट्स को छोड़ के। ये भी यस है, नोट्स को छोड़ के इसका एम्पलीट्यूड है नहीं। तो जितने भी पॉइंट्स हैं वाइब्रेटिंग लूप में, उनका सेम फेज होगा। जैसे पहला वाला अगर देखें, क्योंकि हमने कहा सेम फ्रीक्वेंसी होगी, तो हमने ये कहा सेम फ्रीक्वेंसी। नोड के पास जीरो फ्रीक्वेंसी होगी, इसी तरीके से सेम फेज होगा नोड्स को छोड़ के बस। और तीसरे इसमें अलग अलग एम्पलीट्यूड से ये वाइब्रेट करेंगे। किसी भी इसमें एम्पलीट्यूड आप देख ही पा रहे हैं कि नोड्स पे जाके वो जीरो हो जा रहा है। अब दूसरा पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, वो है कि हमारे पास ये इस तरीके की इक्वेशन थी। ये जो इक्वेशन है, इसमें हमको x की जगह रखना है 0.375, x की जगह इस जगह पे, और टाइम रखना है 0, t0, x की जगह 0.375। और यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एम्पलीट्यूड क्या होगी अवे फ्रॉम वन एंड, इस पॉइंट पे। टाइम 0 पे अगर रखें और एम्पलीट्यूड x इक्वल टू 0.375 दें, तो हमको पता लगाना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस x पे। तो x यहाँ रखेंगे, y निकालेंगे, x की जगह आप तब्दील कर दीजिए 0.375, t की जगह 0, और जो जो वैल्यू आती है, जैसे 2π/3 है, ये अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 पाई बनेगा। cos 0 तो वैसे ही 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0.06 साइन, ये है आपका π/4, ये π/4 आएगा। और साइन π/4 क्या होता है, ये होता है 1/√2, और 0.06 तो है ही, मल्टीप्लाई करिए इसको 0.042 मीटर। यहाँ पर कुछ फंक्शन दिए हैं x और t के, जो रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव में। आपको बताना है कि कौन सा इसमें ट्रैवलिंग वेव है, कौन सा इसमें स्टेशनरी वेव है, या दोनों ही नहीं है। पहले में देखिए y इक्वल टू 2 cos 3x और साइन ओमेगा टी, ये स्टेशनरी वेव दिखा रहा है आपको। ये स्टेशनरी वेव है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ये 3x यानी कि kx के इक्विवेलेंट है, ये 10t यानी कि ओमेगा टी के इक्विवेलेंट है। ये अलग अलग सेपरेटली इक्वेशन में विद्यमान है, तो इसका मतलब ये स्टेशनरी वेव है। अगले में जाएंगे तो जो इक्वेशन है, इसमें कोई हार्मोनिक टर्म आपको नहीं दिख रहा है, ना कॉस ना साइन दिख रहा है आपको, कोई भी हार्मोनिक टर्म नहीं है। इसका मतलब ना तो ये आपकी ट्रैवलिंग वेव है, ना ही ये स्टेशनरी वेव है, तो ये दोनों ही नहीं है। सी में देखें तो यहाँ पर साइन का कंपोनेंट है, कॉस का कंपोनेंट है, ओमेगा आपके पास टी भी है और के एक्स भी है। तो एसेंशियली ये दो वेव्स का कॉम्बिनेशन है। ए साइन, मतलब ये जो एक था, ये एक था पहला वाला, ये उसी तरीके से दो हैं जो प्लस के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि जो इक्वेशन यहाँ पर आ रही है वो ट्रैवलिंग वेव है, क्योंकि जो हार्मोनिक टर्म्स है के एक्स ओमेगा टू, इस कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपका ट्रैवलिंग वेव है, जिसको हम ट्रैवलिंग वेव कह देते हैं। फिर अगला जो है, इसमें कॉस साइन का टर्म है, यहाँ पर भी कॉस साइन का टर्म है, दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये भी वेव तो है। सीधी सी बात है कि पहले तो वेव तो है,
लेकिन ये स्टेशनरी वेव है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो के एक्स मतलब यहाँ ये वाला टर्म और ये ओमेगा टी ये अलग अलग आ रहे हैं आपके टर्म्स में, मतलब यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। ये इसमें कॉम्बिनेशन में आते हैं, इसमें अलग अलग आते हैं, तो दोनों में अलग अलग है। और कॉम्बिनेशन किसका है? एक ए वेव, दो वेव, यानी कि दोनों हार्मोन सुपरपोजिशन हो रहा है। लेकिन सुपरपोजिशन किसका है? ये स्टेशनरी वेव का है। ओके, तो एस डब्ल्यू लिख देते हैं इसके आगे। एक वायर है, स्ट्रेच है दो रिजिड सपोर्ट के बीच में, वो वाइब्रेट कर रहा है उस अपनी फंडामेंटल मोड से, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 45 हर्ट्ज। जो मास है इस वायर का वो तकरीबन 3.5 इंटू 10⁻² kg है और लीनियर मास डेंसिटी उसकी इतनी है। आपको बताना है स्पीड क्या है इस ट्रांसवर्स वेव की स्ट्रिंग पे और टेंशन क्या है इस स्ट्रिंग का। तो मास जो है वायर का वो मास हमको दिया हुआ है, लीनियर मास डेंसिटी हम निकालेंगे म्यू। अब जानते हैं कैसे निकालते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, वो आपको यहाँ दिया ही हुआ है ना, केजी पर मीटर, यानी कि ऑलरेडी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी आपको 45 हर्ट्ज यहाँ पर दी हुई है, तो डायरेक्ट हम 45 हर्ट्ज लिख देते हैं, जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। अब जो लेंथ आएगा क्या आएगा, देखिए मेन चीज़ ये है कि हमारे पास m/l यानी कि म्यू दिया हुआ है, और अगर हम इससे l निकालना चाहें तो क्या करेंगे, m/म्यू कर लेंगे अगर इसको रीअरेंज करें तो। अब हमारे पास m भी है जो यहाँ दिया हुआ है, म्यू भी है जो सवाल में खुद दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, लेंथ आ जाएगा। लेंथ आपका 0.875 आ रहा है। अब हम जानते हैं कि जो वेवलेंथ है स्टेशनरी वेव की वो किस तरीके से रिलेटेड है लेंथ से, लैम्डा इक्वल टू 2l/n, जहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ कितने नोड्स बन रहे हैं उस वायर में, तो लैम्डा इक्वल टू 2l/n ये वेवलेंथ होती है, किस तरीके से रिलेटेड है आपके लेंथ से और कितने नोड्स हैं इस वायर में, ऐसे। अगर हम n को 1 माने तो जैसे था लैम्डा इक्वल टू 2l/n, n 1 है तो लैम्डा कितना हो जाएगा 2 इंटू l, l हम निकाल चुके हैं, ट्वाइस कर दीजिए इसका, 1.75 मीटर आ गया। अब हमारे पास लैम्डा आ गई है और फ्रीक्वेंसी तो खैर दिया ही हुआ है, तो वेलोसिटी निकल जाएगी v इक्वल टू n लैम्डा न्यू लैम्डा। तो 45 हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, ये अभी हमने लैम्डा निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 78.75 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ऐसे हम जानते हैं कि जो v है वो अंडर रूट टी बाय म्यू से दी जाती है। अगर आप t निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इसका v स्क्वायर करिए और म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप म्यू से, म्यू हमारे पास ऑलरेडी था सवाल में दिया हुआ है, तो इस संख्या को आप म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 248.06 न्यूटन आ जाएगा। 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, ओपन है एक एंड से, और इसका मूवेबल पिस्टन है दूसरे एंड में। ये एक रेजोनेंस दिखाता है जिसकी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी सोर्स की जो ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज है, और जो ट्यूब लेंथ है वो इतना है 25.5 सेंटीमीटर और 79.3 सेंटीमीटर। आपको एस्टिमेट करना है, बताना है स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी होगी इस टेम्परेचर में, और जो एज इफेक्ट्स है इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी आपको ट्यूनिंग फॉर्क की दी हुई है 340 हर्ट्ज, और क्योंकि जो पाइप है इसमें एक सवाल में दिया हुआ है कि ये अटैच्ड है पिस्टन से एक एंड पे, यानी कि यहाँ पर ये क्लोज्ड एंड है और दूसरी जगह इसका ओपन एंड है, ये क्लोज्ड एंड एंड ओपन एंड। तो क्लोज्ड एंड और ओपन एंड में कैसे वेव बनती है आपकी, इस तरीके की, यानी कि यहाँ से जो L1 है वो करीबन पूरी की पूरी कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक होती है लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है λ/2, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ λ/4, तो ये 1/4 जो वेव हुई वो आपकी λ/4 है, यानी कि L1 आपका λ/4 है। ये सिस्टम आपके ऑड हार्मोनिक्स बनाते हैं, जो सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। तो फंडामेंटल नोड इस क्लोज पाइप का होगा, L1 होगा λ/4। क्या क्या चीज़ दी हुई है ध्यान रखिएगा, उसको अंडरलाइन किया है मैंने। अब L1 जो है आपका 25.5 आपको दिया हुआ है, तो 0.255 कर देते हैं, मीटर में कर देते हैं, और क्योंकि हम देख रहे हैं L1 अभी भी हमने कहा कि λ/4 है, तो लैम्डा निकालने के लिए L1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 0.255 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 1.02 आ जाएगा। आपके पास लैम्डा आ गया। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी हुई है 340, क्वेश्चन में मैंने अंडरलाइन किया था उसको, तो अगर आप स्पीड निकालना चाहें तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा फ्रीक्वेंसी इंटू दिस लैम्डा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 346.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एक स्टील रॉड है, 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, वो मिडिल में बीच में क्लैम्प की गई है। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन की इस रॉड की वो 2.53 किलोहर्ट्ज है। आपको स्पीड बताना है साउंड का
इस स्टील में। तो क्या क्या चीज़ दी हुई है पहले देख लीजिए। पहली चीज़ तो लेंथ दी हुई है, ये 100 सेंटीमीटर है, लिख लिया इसको, ये 1 मीटर है बेसिकली, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ऐसी आपको फ्रीक्वेंसी दी है 2.53 किलो हर्ट्ज। 2.53 किलो को आप 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 की पावर 3 हर्ट्ज हो गया। अब जब रॉड को हमने क्लैम्प किया मिडिल में, तो जो फंडामेंटल मोड वाइब्रेशन का रॉड का होगा, एक क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि एट द मिडिल, यानी क्लैम्प किया है तो यहाँ पर इस जगह पे आपका नोड बनेगा, इन दोनों जगह पे एंटी नोड बनेगा। यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, यहाँ क्लैम्प किया गया, इसका मतलब सीधी सी बात है यहाँ नोड बनेगा। ये दोनों खुले हैं तो यहाँ एंटी नोड बनेगी। तो कैसे बन गया ये? आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अभी भी हमने देखा था लैम्डा बाय 4 होता है, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाय 4 होता है, या ये कहें कि यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाय 2 होता है। तो एल देखें तो लैम्डा बाय 4 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे तो लैम्डा बाय 2 आएगा। यानी कि लैम्डा क्या हो गया? एल को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2L, यानी कि एल आपका 1 मीटर है तो 1 मीटर यहाँ रखेंगे तो 2 मीटर आ गया। अब V इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, लैम्डा आपके पास है, फ्रीक्वेंसी आपके पास ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी 5.06 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। एक पाइप है 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ दी है, वो क्लोज है, बंद है एक एंड से। कौन सी हार्मोनिक मोड इस पाइप की वो रेजोनेट करेगी या एक्साइटेड होगी 430 हर्ट्ज सोर्स से? फ्रीक्वेंसी इस सोर्स की दी हुई है, यहाँ आपको लेंथ मिला हुआ है, और क्या जो सेम सोर्स है वो उस पाइप के साथ भी रेजोनेंस करेगा जिसके दोनों एंड ओपन हो? आपको स्पीड ऑफ साउंड एयर में लेनी है 340 मीटर पर सेकेंड। तो उत्तर इसका है फर्स्ट यानी कि फंडामेंटल, और दूसरे का उत्तर है नो। कैसे आया है इसको देखते हैं। लेंथ आपके पास 20 सेंटीमीटर है, इसको आप बदल दीजिए 0.2 मीटर में ले आइए इसको। जो सोर्स फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ये आपकी एनथ यानी कि नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी का वी है, 430 हर्ट्ज है, और सोर्स फ्रीक्वेंसी आपकी एनथ है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर स्पीड जो क्लोज पाइप है इसमें जो एन नंबर का जो नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसे दी जाती है? वो है हमारे पास रिलेशन वी एन, जो एनथ फ्रीक्वेंसी है वो दी जाती है 2n-1 V/4L। अब देखिएगा ये क्लोज पाइप में एनथ नॉर्मल मोड, अगर ये ओपन होता तो अलग तरीके से होती है ना, ये हमारे पास ये क्लोज पाइप का फॉर्मूला ऑलरेडी है। अभी वी एन फ्रीक्वेंसी आपको बताई गई है कि ये 430 हर्ट्ज से क्वेश्चन में दिया हुआ है। 430 को इसके बराबर कर देंगे, हमारे पास वेलोसिटी भी दी हुई है 340, इसकी जगह हम 340 रख देंगे। एल की जगह 20 सेंटीमीटर दिया है जिसको हमने 0.2 मीटर कर लिया, वो यहाँ रख देंगे। ये आपकी वेलोसिटी हो गई, ये आपका लेंथ हो गया, और इसको बराबर किया हमने 430 यानी कि वी एन से, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इससे एन निकालेंगे। इक्वेट करिए, एन निकालिए, एन का तकरीबन आपका 1 आएगा। इसका सीधा मतलब है कि जो पहला मोड है वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी का, वो रेजोनेंटली एक्साइट हो रहा है जो सोर्स दिया है। अब यहीं पर अगर ये पाइप ओपन होता दोनों एंड से तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? nth मोड वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का क्या होता? Vn होता n इंटू वी बाई 2L। n निकालना चाहे तो क्या होगा? Vn इंटू 2L बाई वी, इस तरीके से। तो 2 हो गया, L हो गया आपका 0.2, ये भी दिया हुआ है। Vn अभी अभी हमने देखा 430, और ये खैर ये तो सवाल में ही दिया हुआ है। ये आपकी Vn मतलब ये आपकी फ्रीक्वेंसी है और ये स्पीड हो गया आपका। तो आपके पास 0.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर 0.5 आया है, बहुत ध्यान से देखिए कि जो नंबर ऑफ मोड है वाइब्रेशन, ये n तो आया ना, जो जितने n आए यानी कि नंबर ऑफ मोड जो वाइब्रेशन का आ रहा है वो इंटीजर नहीं है, 0.5 है। अगर इसको इंटीजर में चेंज करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो जिस सोर्स की बात हो रही है ये रेजोनेंट वाइब्रेशन ओपन पाइप में नहीं बना पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो दिस गिवन सोर्स डज नॉट प्रोड्यूस अ रेजोनेंट वाइब्रेशन इन एन ओपन पाइप। अब दो सितार हैं जिनकी स्ट्रिंग ए और बी है, ये सारे गामा पाधा निसा का गा, सारे गा को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जो थोड़ा सा आउट ऑफ ट्यून है, और थोड़ा सा आउट ऑफ ट्यून है तो इसमें बीट पैदा होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी करीबन 6 हर्ट्ज है। जो टेंशन है स्ट्रिंग ए में वो थोड़ी सी रिड्यूस की गई, तो जो बीट फ्रीक्वेंसी बन गई 3 हर्ट्ज, 6 से 3 हो गई। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ए की अगर 324 हर्ट्ज है, इसकी ओरिजिनल 324 है, तो बी की आपको बतानी है कितनी फ्रीक्वेंसी थी।
जो फ्रीक्वेंसी है स्ट्रिंग ए की वो कैसे है, एफ ए 324 हर्ट्स ये बताया गया है। आपको एफ बी निकालनी है, बीट फ्रीक्वेंसी आपको n इक्वल टू 6 दी हुई है। अब बीट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या रिलेशनशिप है हमारे पास, एन है आपका एफ ए प्लस माइनस एफ बी, यानी कि प्लस माइनस दोनों दोनों करना पड़ेगा, एक बार एफ ए प्लस एफ बी, एक बार एफ ए माइनस एफ बी। ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा हमें नहीं पता ना अभी, इसलिए दोनों लेंगे। और साथ में मॉडुलस लगाया हुआ है, यानी कि नेगेटिव साइन आता है तो उसका मॉडुलस आप ले लेंगे, पॉजिटिव कर देंगे उसको। तो जो एन दिया हुआ है देखिए आप, पहले 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है तो 6 ले लेंगे। एफ ए 324 दिया हुआ है, एफ बी आपको पता नहीं। तो इस संख्या से एक बार प्लस करेंगे तो एफ बी आपका एक वैल्यू आएगी, एक बार ये माइनस यूज करेंगे इसके बीच में तो 318 आएगी। अब जैसे ही टेंशन बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, मतलब बढ़ती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेंशन, मतलब टेंशन को डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी डिक्रीज होगी, या उल्टा कह लीजिए टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट टेंशन के। फ्रीक्वेंसी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसका सीधा मतलब है कि 330 हर्ट्ज तो हो नहीं सकती इस डिस्कशन से, तो इसका मतलब 318 हर्ट्ज ये एफबी की फ्रीक्वेंसी होगी। आपको बताना है कि इन साउंड वेव डिस्प्लेसमेंट नोड इज अ प्रेशर एंटी नोड एंड वाइस वर्सा। एक एक करके लेंगे इसमें। तो नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं इसको, ये वेव है, ये पॉइंट जो देख रहे हैं 1 2 3 यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये आपके जो ये वाले पॉइंट है ये आपके ऐसे नोड है, या नोड है जहाँ पर एम्पलीट्यूड इस वाइब्रेशन की सबसे कम होती है और प्रेशर सबसे अधिक होता है। या आप ये कहें कि ये जो एंटी नोड्स हैं ये वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर एम्पलीट्यूड इस वाइब्रेशन का मैक्सिमम होता है और प्रेशर मिनिमम होता है। इसका मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट नोड है वो प्रेशर एंटी नोड है, और वाइस वर्सा कह सकते हैं जो सवाल में दिया हुआ है। इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे आप। Bat can ascertain distance, directions, note and sizes of the obstacles without any eyes. बगैर आंखों के ही बैट, चमगादड़, ये दूरी, डायरेक्शन, क्या टाइप का ऑब्जेक्ट है, क्या साइज है उसका, वो पता कर सकते हैं। इनके पास एक बहुत अचूक बाण है जिसे कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। बैट जो है हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स छोड़ते हैं, और ये जो वेव्स है ये टकराती हैं ऑब्जेक्ट से, वापस ऑब्स्टेकल से, और फिर वापस आती हैं। तो बैट जो है वो एक रिफ्लेक्टेड वेव, उन्होंने एक इंसिडेंट वेव फेंकी और एक रिफ्लेक्टेड वेव उनके पास आती है कुछ एक अलग फ्रिक्वेंसी से। इससे क्या करते हैं कि उनका जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डिस्टेंस, डायरेक्शन, नेचर और साइज पता कर लेते हैं इसका। तो असली चीज़ बस ये है इनके पास। Violin note and sitar note may have the same frequency, yet we can distinguish between the two notes. अब दोनों के तारों की, वायलिन हो चाहे सितार हो, उनकी एक फ्रीक्वेंसी हो सकती है, लेकिन फिर भी हमें पता लग जाता है कि कौन सी आवाज़ वायलिन से आ रही है, कौन सी आवाज़ सितार से आ रही है। ये कैसे होता है? इस तरीके से होता है कि हमारे पास ओवरटोन्स होती हैं। तो ओवरटोन जो होती हैं, जो सितार और वायलिन से बज रही हैं, जो स्ट्रेंथ है इन ओवरटोन की, ये अलग अलग होती है। आपने आवाज़ के बारे में सुना होगा कि दो लोगों की आवाज़ सेम है तो पता कैसे करते हैं कि कौन सी किसकी है? वो हम करते हैं टिम्बर से, TIMBRE, क्वालिटी या टिम्बर। तो हम आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं नोट जो सितार और वायलिन से आ रहा है, उनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो सकती है, लेकिन ओवरटोन से पता चलता है हमें कि ये अलग अलग है। फिर इसके बाद ये है सॉलिड्स कैन सपोर्ट बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। सॉलिड दोनों सपोर्ट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, लेकिन केवल लॉन्गिट्यूडनल वेव गैसेस में प्रोपोगेट करती है। उसका कारण है आपके मॉड्यूलसिटी या मॉड्यूलस, जो हमने यंग और बल्क और शेयर ये सब देखा था, उसमें कहीं छपा है इसका आंसर। सॉलिड के पास शेयर मॉडुलस होता है, यानी कि वो शेयरिंग स्ट्रेस सस्टेन कर सकते हैं। और चूंकि जो फ्लूइड्स हैं इनका कोई डेफिनेट शेप तो होता नहीं, तो वो शेयरिंग स्ट्रेस बनाते हैं, यानी कि जो प्रोपोगेशन हो रहा है ट्रांसफर वेव का, वो इस तरीके से है कि वो शेयरिंग स्ट्रेस पैदा करेंगे इस मीडियम में। तो जो प्रोपोगेशन हो रहा है इस वेव का, वो केवल सॉलिड में पॉसिबल है, गैस में नहीं है। अच्छा, जो सॉलिड और फ्लूइड्स है, इसके आगे मैं बढ़ा रहा हूँ कि जो सॉलिड और फ्लूइड है उनकी अपनी
बल्क मॉडुलस या बल्क मॉडुलाई होती है, यानी कि वो कंप्रेसिव स्ट्रेस भी झेल सकते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो सॉलिड में और फ्लूइड में दोनों में प्रोपेगेट कर सकती हैं। अगला जो है, शेप ऑफ अ पल्स गेट्स डिस्टॉर्टेड ड्यूरिंग प्रोपेगेशन इन अ डिस्पर्सिव मीडियम। पल्स का जो शेप है वो डिस्पर्सिव मीडियम में जाके थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो पल्स है क्या? पल्स एक वेव ही तो है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है अलग अलग वेवलेंथ का। तो ये जो वेव है ये ट्रैवल करती है डिस्पर्सिव मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी से, और ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि इस मीडियम में जा रही हो। इस कारण से जो वेव पल्स है उसके शेप में डिस्टॉर्शन हो जाता है। एक ट्रेन है जो आउटर सिग्नल पे खड़ी है रेलवे स्टेशन की, ये एक विसल ब्लो करती है, जैसे फ्रीक्वेंसी इसकी 400 हर्ट्ज है स्टिल एयर में। आपको बताना है क्या फ्रीक्वेंसी है इस विसल की। एक प्लेटफॉर्म ऑब्जर्वर के लिए जब ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे स्पीड इतने 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, या फिर जा रही है, मतलब प्लेटफॉर्म को छोड़ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, क्या स्पीड होगी साउंड की, दोनों केस में बताना है। और जो स्पीड है साउंड की स्टिल एयर में, उसको आपको 340 मीटर पर सेकंड लेना है। तो फ्रीक्वेंसी विसल की दी हुई है, स्पीड आप लेंगे 340 जो यहाँ दिया हुआ है। जो स्पीड है ट्रेन की वो आपकी 10 मीटर पर सेकंड। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला है हमारे पास। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है, या कहें कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो जो ऑब्जर्व या अपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है वी माइनस वी माइनस वी एस बाई वी। यानी ये 340 है, ये 340 है, ये 10 है, और ये बाकी ये फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल तो 400 है, तो 412 सुनाई देगी। जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और ट्रेन रिसीड कर रही है, प्लेटफॉर्म से दूसरी तरफ जा रही है, बस इस माइनस को प्लस कर देना है और ये वाली सेम फॉर्मूला आपको लगा देना है। यानी कि सेम काम करना है, ये 340 यहाँ -10 था, या +10 कर दी तो 389 हर्ट्ज हो जाएगा। एक और चीज़ ये है कि जो स्पीड है वो दोनों ही केस में साउंड की वो चेंज नहीं होने वाली, वो तो वही रहेगी। फ्रीक्वेंसी में, अपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है। एक ट्रेन है, एक स्टेशन यार्ड में खड़ी हुई है, वो विसल देती है 400 हर्ट्ज। जो विंड है, हवा, वो बहने लगती है जो इस डायरेक्शन में, यार्ड से स्टेशन की तरफ, स्पीड उसका 10 मीटर पर सेकंड है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, वेवलेंथ क्या हुई, स्पीड क्या हुई साउंड की, उस ऑब्जर्वर अगर वो खड़ा है किसी स्टेशन प्लेटफॉर्म पे। और क्या ये सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर है जब एयर, हवा स्टिल है और ऑब्जर्वर यार्ड की तरफ आ रहा है दौड़ते हुए, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड पे। जो स्पीड है साउंड की स्टिल एयर में, वो आपको 340 मीटर पर सेकंड लेना है। पहले एक एक केस लेंगे। जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उनकी चीज़ें लिख लेते हैं। 400 हर्ट्ज, 0.875 और 350, ये इसका उत्तर है। और रनिंग ऑब्जर्वर जो दूसरा पार्ट है, इसका उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं, नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल, एक जैसी नहीं होगी। तो अगर इसके बारे में हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए जो फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव की वो ये दी हुई है। ऐसे स्पीड जो है साउंड का वो 340 दिया हुआ है। स्पीड जो है विंड की वो आपकी 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। क्योंकि कोई मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है सोर्स या ऑब्जर्वर में। देखिएगा, सोर्स और ऑब्जर्वर में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की, वो ऑब्जर्वर जो सुनेगा वो बिल्कुल सेम होगी जो सोर्स की तरफ से आएगी, 400 हर्ट्ज ही आएगी। अब आती है हवा की बारी। हवा ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, तो इफेक्टिव स्पीड जो है साउंड की वो बढ़ गई 10 से। केवल 340 की स्पीड 10 और बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये इफेक्टिव स्पीड हो गई साउंड की, 10 से वो बढ़ गई हवा के कारण, 350 हो गई। तो यहाँ से सीधा हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। हमारे पास जो स्पीड v इक्वल टू एन लैम्डा वाला फॉर्मूला है, तो जो इफेक्टिव वी ई है 350, क्योंकि 10 जुड़ गई, और ये आपका है 400। ये तो खैर 400 ही आया आपका, दोनों डिवाइड करेंगे लैम्डा आ जाएगा, ये आपका वेवलेंथ हो जाएगा। अगर रनिंग ऑब्जर्वर का केस देखें तो वेलोसिटी जो ऑब्जर्वर की है ये बताई गई कि 10 मीटर पर सेकंड से ये चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब ये सोर्स की तरफ आ रहे हैं, ऑब्जर्वर कहाँ मूव कर रहे हैं, सोर्स की तरफ। इस कारण से जो रिलेटिव मोशन होगा सोर्स या ऑब्जर्वर का, जो चेंज होगी फ्रीक्वेंसी में, वो है करीबन वी डैश। हमको कैसे आएगा, वी प्लस वी जीरो बाई वी बाई न्यू। तो 340 में 10 को जोड़ना है यहाँ पर, 340 ये ओरिजिनल रहेगी, साथ में जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल थी वो 400 है, तो 411.76 आएगी। अब क्योंकि हवा स्टिल है, इफेक्टिव साउंड कितना हो जाएगा, 340 में आप जीरो ही ऐड करेंगे, 340 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि सोर्स रेस्ट पे है, तो वेवलेंथ जो साउंड की वो चेंज नहीं होगी, लैम्डा 0.875 ही रहेगा।
और ये इस कारण से जो दोनों सिचुएशंस हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है। तो ये सवाल जवाब हुए आपके इस टॉपिक के वेव्स के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।